हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडेवल हिस्ट्री की। ठीक है, तो इससे पहले कि इस मिडेवल हिस्ट्री की श्रृंखला से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो हमारा उसी मिडेवल हिस्ट्री में इससे पहले जो भी सारी क्लासें हमारी चल रही थी, अर्थात हम लोग बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, यानी इससे पहले की क्लास में हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे वो अध्ययन कर रहे थे दिल्ली सल्तनत का। और इस दिल्ली सल्तनत में हम लोग एक प्रमुख वंश आता है या जो तीसरा वंश हमारा आता है जिसको हम लोग तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। यानी जो हम अपनी बातों को आपके समक्ष पेश किए थे इसके पहले की क्लास में, वो था हमारा तुगलक वंश। इसके पहले हम लोगों ने कई सारे शासकों का जिक्र किया इस पूरे के पूरे तुगलक वंश के संदर्भ में। और इस तुगलक वंश में हम लोगों ने जो बात करनी थी या जो हम बात कर रहे थे अपनी इसके पहले की क्लास में, वो था हमारा कौन? वो था हमारा फिरोज शाह तुगलक का अध्ययन हम लोग कर रहे थे इसके पहले की क्लास में। तो आज भी हम इसी के संदर्भ में चर्चा करेंगे और जहां तक होता है आज हम इस पूरे के पूरे तुगलक वंश को समाप्त करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, हम लोगों ने काफी सारी चर्चाएं फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में की थी इससे पहले की क्लास में, तो हम लोग उसी को थोड़ा सा पहले रिवीजन मोड में लेते हैं, उसके बाद पुनः कंटिन्यू करते हैं। यानी हम लोगों ने काफी सारी बातें की, उन्हीं बातों के संदर्भ में हम लोगों ने ये देखा था कि जो भी हमारे इससे पहले के शासक होते हैं वो अपने शासन काल के दौरान में 24 प्रकार के करों को क्या करते हैं, अपने साम्राज्य या क्षेत्र में या दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में वो लोग लागू करते हैं। लेकिन जैसे ही फिरोज शाह तुगलक आता है ये क्या करता है कि इन सारे के सारे 24 करों को एक प्रकार से बोले तो समाप्त करके केवल और केवल 4 प्रकार के करों को ही क्या करता है, मान्यता प्राप्त करता है। यानी जो भी हमारे 4 प्रकार के कर थे, 4 प्रकार के करों को क्या करता है, मान्य करता है, बाकी करों को समाप्त कर देता है। वो 4 प्रकार के कर कौन कौन से होते हैं? तो पहला हम लोग खम्स कर के नाम से जानते हैं, दूसरा हमारा खराज कर के नाम से जानते हैं, एंड तीसरा इसी में बात करूं मैं तो तीसरा जो कर था वो जजिया कर था, एंड चौथा जो कर था उसको हम लोग जकात कर के नाम से जानते हैं। ये 4 प्रकार के कर ऐसे थे जो कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल के दौरान में इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में क्या करता है, लागू करता है। जिसमें से अब हम लोग इसमें से एक एक करके देखते हैं कि खम्स कर क्या होता है, खराज, जजिया एंड ज़कात ये कर हमारे क्या होते हैं और कितनी मात्रा में जो भी हमारे सारे लोग थे या जो भी हमारे हिंदू थे या मुस्लिम थे ये किन प्रकार के व्यक्तियों से लिया जाता था, कि सारे व्यक्तियों से लिया जाता था और लिया जाता था तो कितना लिया जाता था और किस प्रकार से लिया जाता था। ठीक है, तो इन तमाम सारी बातों का जिक्र आज हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे और जितना बेहतरीन ढंग से हो सकेगा हम उतने बेहतरीन ढंग से इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे या समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसी में सर्वप्रथम कि ये खम्स कर क्या होता है, जो कि फिरोज शाह तुगलक के माध्यम से उसके पूरे के पूरे साम्राज्य में या उसके पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में ये कर हमारा लगाया जाता है। तो खम्स कर एक प्रकार से ये युद्ध से रिलेटेड होता था। किससे रिलेटेड होता था? ये युद्ध से रिलेटेड होता था।
या एक प्रकार से बोले तो ये युद्ध का भाग हुआ करता था, या युद्ध से संबंधित एक प्रकार से जो भी हमारा कर होता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खम्स कर के नाम से जानते हैं। अब ये युद्ध से संबंधित कैसे, युद्ध से संबंधित इस प्रकार से, जैसे फिरोज शाह है हमारा, फिरोज शाह तुगलक है हमारा और इनकी सेना है हमारी। तो जैसे ही किसी भी क्षेत्र में यदि संघर्ष करना हुआ, विद्रोह करना हुआ, युद्ध करना हुआ, तो इनकी सेना जब किसी भी क्षेत्र में संघर्ष वगैरह करती थी तो वहां से कुछ संपत्ति, कुछ धन वगैरह लूट करके लाते थे। यानी कोई भी, यार इससे पहले हो या कोई भी शासक रहा हो या कोई अन्य हमारा सुल्तान रहा हो, उनका केवल और केवल एक ही मकसद था, जो कि हम शुरू से ही जब मध्यकालीन का शुरुआती दौर था या शुरुआत करते हैं तब से ही हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं कि जो भी सारे हमारे शासक होते हैं, वो चाहे फिर कोई भी हो, उनका महज केवल और केवल एक या दो उद्देश्य उभर करके आते हैं, या किसी भी संघर्ष को करने में उनके मेनली दो ही उद्देश्य थे। कौन कौन से, पहला था कि अगर आक्रमण करते हैं और आक्रमण के पश्चात में जो भी सारा सिस्टम होता है, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और धन वगैरह लूट करके ले जाते हैं, धन संपत्ति वगैरह लूट करके ले जाते हैं। पहला कारण तो ये होता था, यानी पहला उद्देश्य ये होता था। और दूसरा जो उद्देश्य होता था, वो दूसरा उद्देश्य हमारा था कि वो इस्लामिक अर्थात जो भी हमारे अपने लोग होते थे वो जहां भी जाते थे आक्रमण करते थे और अपने धर्म का वहां पे प्रचार एवं प्रसार किया करते थे, ठीक है, और फाइनली अपने धर्म को वहां पे स्थापित कर देते थे। तो मेनली यही 2 और 3 उद्देश्यों के साथ में कोई भी हमारा शासक अगर किसी भी क्षेत्र में आक्रमण करता था तो मेनली यही 2 और 3 उद्देश्य हमारे उभर करके आते थे, ठीक है। तो मैं सेम उसी प्रकार से जब फिरोज शाह तुगलक की सेना हमारी किसी भी क्षेत्र में आक्रमण वगैरह करती थी तो उस क्षेत्र में जीतने के पश्चात में वो वहां से बहुत भारी मात्रा में धन संपत्ति वगैरह लूट करके लेकर के आते थे। तो जो संपत्ति धन वगैरह लूट करके लाते थे उसका कुल 1.5% कितना, यानी 1/5 भाग, टोटल में से 1/5 भाग क्या करेंगे, वो सुल्तान को देंगे अर्थात फिरोज शाह तुगलक को देंगे, और बाकी बचा हुआ जो शेष संपत्ति और जो भी हमारे धन वगैरह हुआ करता था वो सेना स्वयं रखेगी। तो जो भाग हमारा अर्थात 1.5 भाग अर्थात 1/5 भाग जो सेना अपने सुल्तान को देती थी, इसी को हम लोग खम्स करके नाम से जानते हैं। ये मेनली हमारा सुल्तान को दिया जाता था जो भी युद्ध वगैरह से चीजें हमारी आती थी, ठीक है। तो ये खम्स करके नाम से जाना जाता था। दूसरा आता है हमारा खराज कर। ये खराज कर क्या होता है, यह भी फिरोज शाह तुगलक ने अपने साम्राज्य में रहने वाले जो भी हमारे किसान वर्ग के लोग थे, यानी उस समय उनके साम्राज्य में, या हम लोग जानते हैं कि उतना विकसित हमारा, या एक प्रकार से बोले तो उतना विकसित साम्राज्य नहीं था, या उस समय की जो भी हमारी स्थिति थी, परिस्थिति थी, वो उतना विकसित नहीं हुई थी। अगर आज वर्तमान की तुलना में बात करें तो यार हमारी काफी सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां से कि हमारा टैक्स वगैरह वसूला जाता है, और काफी सारे कार्य ऐसे हैं कि लोग उन क्षेत्रों के माध्यम से अपने जीवन का निर्वहन भी करते हैं और अपनी जीविका या अपने परिवार का भरण और पोषण एक बेहतरीन अंदाज में करते हैं। लेकिन उस समय किसी भी व्यक्ति के पास में अन्य कोई ज्यादा कोई आवश्यक कार्य नहीं होता था, तो ज्यादा से ज्यादा जो व्यक्ति डिपेंड होता था अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए वो कृषि पर निर्भर होता था। यानी व्यक्ति उस समय के लोग जो ज्यादा से ज्यादा जो आम नागरिक होते थे वो कृषि ज्यादा करते थे, और इसी कृषि के माध्यम से ही वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और अपने जीवन का निर्वहन को एक बेहतरीन अंदाज में किया करते थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इसी मतलब कृषि पर एक फिरोज शाह तुगलक ने इसी कृषि पर उन किसानों को, जो भी वो किसान फसल वगैरह उपजाते थे,
तो उन फसलों को उपजाने के पश्चात में जो भी सारी पैदावार हुआ करती थी उन किसानों के ऊपर एक कर लगाया गया उन्हीं फसलों को लेने के लिए एज अ टैक्स के रूप में, जिसको हम लोग खराज कर के नाम से जानते हैं। ये कर किसानों से लिया जाता था और कितना लिया जाता था, तो ये 1/5 से लेकर 1/3 तक का कर लिया जाता था। तो ये कर किससे लिया जाता था, ये किसानों से लिया जाता था। किसानों से लिया जाने वाला कर हमारा क्या कहलाता था, यानी खराज कर। किसानों से जो कि कृषि करते थे हमारे किसान, और ये कर 1/5 से लेकर 1/3 तक का कर हमारे लिया जाता था। अर्थात अगर हम लोग बात करें 100% की पैदावार हुई है तो 1/5 का मतलब 20 या 25%, 20%, ठीक है। यानी 100% की पैदावार अगर किसी भी किसान के द्वारा की गई उसकी फसलों में, तो वो 100% में से 20% हिस्सा वो किसको देगा, वो सुल्तान को देगा, अर्थात फिरोज शाह तुगलक को देगा। अगर 1/3 बात करें तो 30 या 33% का हिस्सा वो क्या करेगा, किसान अर्थात सुल्तान को देगा, जो कि उस समय दिल्ली सल्तनत पर हमारे फिरोज शाह तुगलक का क्या था, शासन या शासन का दौर हमारा चल रहा होता है एज अ सुल्तान के रूप में, ठीक है। तो सुल्तान क्या करता था कि वो अपने साम्राज्य के अंतर्गत में कृषि पर जो लगने वाला कर था उसको एक नाम दिया गया जिसको हम लोग खराज कर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। इसी के पश्चात में आता है ये जजिया कर। हम लोगों ने इस जजिया कर के बारे में शुरू से ही अध्ययन किया है। यह एक प्रकार से ऐसा कर होता है जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। यानी गैर मुस्लिमों से तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे व्यक्ति हैं, यानी एक प्रकार से बोले तो हिंदू धर्म के व्यक्तियों से एक प्रकार का कर लिया जाता था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो कि एक प्रकार से जजिया कर के नाम से उसको हम जानते हैं। और यह हिंदू धर्म के व्यक्तियों से लिया तो जाता था, यह एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। क्या होता था, धार्मिक कर होता था, जो कि हिंदुओं से लिया जाता था। तो इसको भी हमने याद रखना है कि जजिया कर क्या होता है। इसी के पश्चात में लास्ट आता है हमारा ज़कात कर। क्या आता है, ज़कात कर। ये कर हमारा मुस्लिमों से लिया जाता था। किससे, मुस्लिमों से। जजिया कर गैर मुस्लिमों से अर्थात हिंदुओं से लिया जाता था और ज़कात कर मुस्लिमों से लिया जाता था। इसको एक प्रकार से बोले तो जितना भी हमारा मुस्लिम वगैरह होते थे उनका टोटल कुल मिलाकर के अगर 100% है तो 100% या उनकी जो भी आमदनी होती थी मुस्लिमों की, उन आमदनी का या कुल आय का उनका 2.5% का हिस्सा वो लोग अपने सुल्तान अर्थात फिरोज शाह तुगलक के नाम पे दिया करते थे एज अ टैक्स के रूप में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़कात कर के नाम से जानते हैं। यानी एक प्रकार से बोलूं मैं तो कुल आमदनी का कितना 2.5% हिस्सा हमारा किसको देना होगा, सुल्तान अर्थात फिरोज शाह तुगलक को देना होगा। तो ये कुल मिलाकर के 4 प्रकार के कर ऐसे हैं जो कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान में अपने पूरे के पूरे इस दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में लागू किए थे। बाकी जो भी हमारे 24 प्रकार के थे, 4 प्रकार के लागू किया, बाकी 20 प्रकार के बचे हुए कर इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा एक प्रकार का कृषि में लगने वाला कर और होता है जिसको हम लोग श्रेय के नाम से जानते हैं। तो इसका अध्ययन हम आगे चल के करेंगे, ठीक है। फिलहाल में मेनली जो हमने याद रखना है वो इन्हीं एक प्रकार से बोले तो 4 प्रकार के करों को हमने क्या करना है, याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में या ऐसा कौन सा शासक होता है जो कि अपने शासन काल के दौरान में पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में एक प्रकार से बोले तो 24 प्रकार के करों की समाप्ति के पश्चात में केवल और केवल 4 प्रकार के करों की मान्यता प्राप्त करता है। ऐसा कौन सा शासक हुआ दिल्ली सल्तनत में, तो वो था हमारा फिरोज शाह तुगलक, जो कि तुगलक वंश का हमारे क्या होता है, शासक होता है या सुल्तान होता है।
और फिलहाल में ये तुगलक वंश हमारा एक तुर्की वंश होता है या तुर्की मुस्लिम वंश होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने तुगलक वंश के संदर्भ में फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड याद रखनी है। बाकी अगर और बात करें तो इसको मैंने पहले ही बोला कि जो भी हमारा फिरोज शाह तुगलक था ये क्या होता है कि ये भी काफी पढ़ा लिखा होता है, काफी विद्वान होता है और इसने अपने पूरे के पूरे कार्यकाल के दौरान में, पूरे के पूरे शासन काल के दौरान में, अर्थात एक प्रकार से बोले तो इसका जो भी शासन काल होता है उसमें इसने क्या किया था फिरोज शाह तुगलक ने कि एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं तो इसने कई ऐसे विकास के कार्य किए, कई ऐसे कल्याण के कार्य किए जिससे कि इसको इतिहासकारों ने बड़ा ही रुचिकर तरीके से क्या किया है, इतिहास पे तुगलक वंश के वंशजों के तौर पे इसका वर्णन बड़े ही बेहतरीन अंदाज में किया है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि तुगलक वंश के द्वारा इसके साम्राज्य के अंतर्गत में कौन कौन से ऐसे निर्माण कार्य करवाए गए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं निर्माण कार्य के संदर्भ में एंड इसी में हम लोग बात करेंगे विकास के कार्यों के संदर्भ में। ठीक है, तो निर्माण के कार्यों की अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम हम लोग क्या बात करते हैं निर्माण कार्य के संदर्भ में। निर्माण कार्य के संदर्भ में यार दोनों एक ही चीजें हैं, निर्माण कार्य और विकास कार्य दोनों एक ही चीज है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए या इन्हीं सारी चीजों की व्याख्या करते हुए जो भी हमारे इतिहासकार हैं इसी कारणवश इनको क्या कहते हैं कि ये फिरोज शाह तुगलक हमारा दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जो कि एक प्रकार से बोले ये एक कल्याणकारी शासक के तौर पे जाना जाता था या इतिहासकारों के द्वारा इसको एक कल्याणकारी सुल्तान के तौर पे संबोधित किया गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में वो भी तुगलक वंश के तौर पे। ठीक है, तो इसने कई सारे निर्माण कार्य करवाए जैसे इन्होंने दीवान ए बंदगाह के नाम से जानते हैं। ये क्या होता था दीवान ए बंदगाह, तो ये एक प्रकार से बोले तो ये जो फिरोज शाह तुगलक था इसको अपने दासों से बड़ा ही प्रेम था। यानी हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारे शासक सुल्तान बादशाह कह दें या राजा कह दें या जो भी हम संबोधित करना चाहें शासक के तौर पे कर सकते हैं। तो इनके समय में यार हम लोगों ने देखा होगा सीरियल वगैरह में या जो भी हमारे ऐतिहासिक सीरियल आते हैं उनमें हम लोगों ने देखा होगा कि कई सारे दास होते थे, यानी जो शासक के तौर पे या उनकी जो रानियां होती थी, महारानियां होती थी, उनके सुरक्षा के लिए उनकी जो देखभाल के लिए या उनके सारे कार्यों का निर्वहन करने के लिए शासक क्या करते थे कि अपने लिए दासों की सुविधा रखते थे। ठीक है, तो ये जो फिरोज शाह तुगलक था ये भी इनके पास में भी काफी सारे दास थे और इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना गया है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जिसके समय में सबसे ज्यादा दास देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी इनके समय में लगभग 1,80,000, इसको याद रखिएगा, यानी लगभग 1,80,000 दास हमारे किसके समय में थे, ये फिरोज शाह तुगलक के समय में थे और इन्हीं दासों से उसको बड़ा ही प्रेम था क्योंकि दास ही सारी चीजें किया करते थे। ठीक है, तो इन दासों को बड़ा ही प्रेम करता था या इनके संदर्भ में अगर और बोलना चाहे तो फिरोज शाह तुगलक को अपने दासों के प्रति ज्यादा लगाव था। इसी कारणवश उसने दासों की देखभाल के लिए या दासों की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जा सके ताकि वो लोग भी अपने जीवन का निर्वहन एक बेहतरीन अंदाज में कर सकें और हमारा देखभाल तो वो कर ही रहे हैं। तो इसी सारी चीजों को देखते हुए दासों की देखभाल के लिए
फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग का निर्माण करवाया जो कि दीवान ए बंदगाह के नाम से जाना जाता है। ये दीवान ए बंदगाह क्या था? तो यह हमारा दासों की देखभाल के लिए ये हमारा एक प्रकार से विभाग बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके समय में कितने दास थे? तो सबसे ज्यादा दास हमारे फिरोज शाह तुगलक के समय में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के पश्चात में अगर और बात करें तो दूसरा जो उसने विभाग का निर्माण करवाया उसको दीवान ए एक प्रकार से बोले दीवान ए खैरात के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दीवान ए खैरात के नाम से जानते हैं। यह भी एक प्रकार का विभाग ही था दीवान ए खैरात। ये होता क्या है? तो यह भी एक प्रकार से बोले तो उसके साम्राज्य में या एक प्रकार से अगर हम लोग और बोलना चाहें तो फिरोज शाह तुगलक के समय में जो भी दिल्ली सल्तनत के जो भी आम नागरिक थे या जो आम प्रजा हुआ करती थी उनके लिए या उनकी देखभाल के लिए एक प्रकार से अगर और बेहतरीन या व्यवस्थित रूप से बोलना चाहें तो एक प्रकार से यह आर्थिक मदद प्रदान करने का विभाग होता था। किनको? यानी एक प्रकार से बोले ये जो दीवान एक खैरात होता था ये आम लोगों को एक प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान करता था। क्या प्रदान करता था? आर्थिक सहायता प्रदान करता था। और किन व्यक्तियों के लिए ये विभाग बनवाया गया था? तो जो हमारे गरीब किस्म के व्यक्ति थे या जो भी हमारी महिलाएं हुआ करती थी वो सक्षम नहीं होती थी अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए, या एक प्रकार से बोले तो विधवा महिला जो हुआ करती थी, या अगर और बोलना चाहे तो जो भी महिलाएं या जिन भी व्यक्तियों की जो पुत्रियां होती थी या जो महिलाएं होती थी उनकी शादी वगैरह नहीं हो रही है, विवाह वगैरह नहीं हो रहा है, तो उनको एक प्रकार से आर्थिक मदद प्रदान करना। तो इस तरीके के विशेष प्रकार के लोगों के लिए एक प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत में एक विभाग का निर्माण करवाया जिसको हम लोग दीवान एक खैरात के नाम से जानते हैं। यानी नाम से ही पता लग रहा है खैरात में कुछ देना, यानी फ्री में कुछ देना, खैराती बांटना। ठीक है, तो ये आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये हमारा विभाग का निर्माण करवाया गया। एंड अगर और इसी में मैं बोलना चाहूं तो एक हमारा और याद रखिएगा एक विभाग और था जिसको हम लोग दारुल सफा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दारुल सफा। यह भी एक प्रकार का विशेष प्रकार का विभाग था जो कि यह भी एक प्रकार से खैराती टाइप का ही था। यानी इससे पहले हम लोगों ने देखा कि ये जो दीवान एक खैरात था ये एक प्रकार से आर्थिक सुविधा मुहैया कराता था लोगों को। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार से ये दारुल सफा जो होता है यह भी एक प्रकार से मुफ्त में लोगों के लिए सुविधा प्रदान करता है। किस प्रकार की सुविधा? तो ये सुविधा होती है हमारी चिकित्सा से रिलेटेड, यानी एक प्रकार से मैं बोलूं तो चिकित्सा से संबंधित एक हमारा फ्री में विभाग बनवाया गया जिसको दारुल सफा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे उस समय के लोगों के लिए विशेष प्रकार से क्या की गई, ये सुविधा प्रदान किया गया फिरोज शाह तुगलक के समय के लोगों के लिए कि उनको में इस विभाग के माध्यम से उन सभी लोगों को फ्री में सुविधा प्रदान की जाएगी चिकित्सा से रिलेटेड। तो इस प्रकार के विशेष प्रकार के विभाग हमारे बनवाए गए किसके संदर्भ में? यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आम नागरिकों के संदर्भ में कि उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा, समस्या उत्पन्न ना हो। इसी सारे कार्यों को देखते हुए इतिहासकारों ने फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा कि यह एक कल्याणकारी शासक के तौर पे इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो इनको भी हमने याद रखना है कि कुछ विशेष प्रकार के निर्माण करवाता है। और इतना ही नहीं, ये और भी निर्माण करवाता है जैसे कि ये कुल मिलाकर के जनता के लिए या आम नागरिकों के लिए भी कई सारे निर्माण करवाता है। ये तो विभागों का निर्माण था, लेकिन कुछ हमारे निर्माण कार्य ऐसे थे जो कि एक प्रकार से जनता के लिए थे सार्वजनिक रूप से। तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि जनता के लिए कौन कौन से निर्माण कार्य थे।
तो जनता के लिए एक प्रकार से बोले जो भी हमारे विकास के कार्य थे या निर्माण के कार्य थे उनको लिए एक विभाग बनवाया गया जिसको हम लोग लोक निर्माण के नाम से जानते हैं, लोक निर्माण विभाग के नाम से जानते हैं। इस विभाग के माध्यम से जो भी सारा सिस्टम होता था फिरोज शाह तुगलक के समय में, इसी विभाग के द्वारा हमारे काफी सारे कार्यों का निर्वहन किया गया। और फरिश्ता जैसे लोगों ने ये कहा कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में इतने सारे, यानी फरिश्ता नाम का एक प्रकार का व्यक्ति था या इतिहासकार था, उन्होंने कहा कि फिरोज शाह तुगलक ने कुल मिलाकर के इतने हमारे क्या किए, इतने तालाबों का निर्माण करवाया, तालाबों का निर्माण करवाया। यानी ये कौन बता रहा है, फरिश्ता नामक व्यक्ति। इतने नगरों का निर्माण करवाया, नगरों का निर्माण करवाया। एंड और अगर बात करें तो इतने कुओं का निर्माण करवाया। यानी ये हमारे सारे कार्य किसके लिए थे, ये सारे के सारे कार्य हमारे जो भी सारा सिस्टम था लोगों के लिए थे। तालाबों का निर्माण, नगरों का निर्माण, कुओं का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण और कुछ हमारी इमारतों का निर्माण। तो ये सारे के सारी बातों को किसने प्रदर्शित किया या किसने दिखाया, तो वो सारा एक हमारा फरिश्ता नाम का व्यक्ति होता है, वही बताता है कि फिरोज शाह तुगलक ने इन सारी कार्यों को जनता के लिए एक विभाग के तौर पे करवाया था। और एक प्रकार से बोले तो ये जो भी सारे एक प्रकार से विकास के कार्य थे, वास्तुकला के कार्य थे या जो भी निर्माण के कार्य थे, वो सारे के सारे कार्य एक हमारे वास्तुकार के द्वारा करवाया गया। इन सारे कार्यों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, एक वास्तुकार के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, एक हमारा वास्तुकार था, इसको हमने याद रखना है, जिसका नाम था गाजी मलिक सहना। क्या नाम था, मलिक गाजी या गाजी मलिक, मलिक गाजी बोल दीजिए ज्यादा बेटर है, मलिक गाजी सहना के नाम से जानते हैं। इस सहना के माध्यम से ही जितने भी हमारे निर्माण कार्य थे वो फिरोज शाह तुगलक ने इसी के नेतृत्व में रहते हुए इन सारे के सारे निर्माण कार्यों को क्या किया, एक प्रकार से बोले तो संचालित किया। और इतना ही नहीं, इसमें इन्होंने कम से कम अगर नगरों में बात करें, फिलहाल में कई सारे कुएं, कई सारे नहर, कई सारे एक प्रकार से तालाब किस उद्देश्य से बनवाए, तो उद्देश्य केवल एक ही था। यार आज भी अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आज हम लोग वर्तमान की स्थिति में बात करें तो काफी सारे गांवों में एक प्रकार से बोले अगर गांवों को विकसित करना है तो जो भी हमारे ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं कि जिस भी गांव को लोहिया ग्राम की मान्यता प्राप्त हो जाती है, अर्थात जिस भी ग्राम को ये घोषित कर दिया जाता है कि ये हमारा लोहिया ग्राम के अंतर्गत आता है, तो उस गांव का विकास फिर किसके हाथों में होता है, वो ग्राम प्रधान के अंडर में आ जाता है। ग्राम प्रधान अपने अनुसार फिर उन सारी चीजों की व्यवस्था करता है उस गांव के माध्यम से, या उस गांव के लिए काफी सारी चीजों का निर्माण करवाता है, सड़कें बनवाता है, सोलर पैनल वगैरह लगवाता है, नालियों की व्यवस्था करता है, तालाबों का निर्माण करवाता है, कुएं वगैरह खुदवाता है, हैंड पंप वगैरह लगवाता है। तो ये सारे के सारे कार्य हमारे ग्राम प्रधान के अंडर में हो जाता है। फिर वो अपने अनुसार उस गांव को क्या करता है, विकसित करता है। तो जस्ट उसी प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, अपने साम्राज्य के अंतर्गत में गांवों को विकसित करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो ताकि हमारी फसल अच्छी से अच्छी उपज हो सके, किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो फसलों को उपजाने के लिए, जिससे कि अच्छी अगर फसल की पैदावार होगी तो अच्छा टैक्स हमको मिलेगा, अच्छा टैक्स मिलेगा तो हमारे साम्राज्य का जो भी विस्तारीकरण होगा या अपने साम्राज्य में हम अच्छी से अच्छी व्यवस्थाओं को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य से कुओं तालाबों का निर्माण करवाया गया, कुछ इमारतों और नगरों का भी निर्माण करवाया गया। इमारतों में तो ये भी बोला जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने लगभग क्या किया था कि लगभग अगर बात करें तो इसने अपने समय में लगभग 300 नगरों का निर्माण करवाया था। कितने नगरों का,
300 नगरों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक दो देखते हैं जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। हम लोगों ने नाम सुना होगा फिरोजाबाद का, नाम सुना होगा फिरोजाबाद शहर का या नगर का। इस नगर का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद हम लोग देखते होंगे फिरोजपुर करके आता है, फिरोजपुर नगर या शहर आता है, किसके द्वारा बसाया गया? तो ये बसाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके अलावा हम लोग नाम सुनते होंगे जौनपुर का, जौनपुर का नाम सुनते होंगे। ये जौनपुर हमारा जो भी नगर है, शहर है, किसके द्वारा बसाया गया? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही इस नगर का निर्माण किया गया। इसके अलावा फतेहाबाद की बात करें, फतेहाबाद ये भी नगर का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो इसी प्रकार से इटेसेट्रा बोल सकते हैं। फिलहाल में 300 नगरों का निर्माण करवाया, जिसमें से केवल और केवल हम लोगों ने 2 और 4 की चर्चा की। ठीक है, तो इनको बेसिकली याद रखिएगा, 2-4 सारे के सारे नाम याद हो या ना याद हो, वो कहने योग्य बातें हैं। ठीक है, फिलहाल में 2-3 याद रखिएगा, ये इतना पर्याप्त है। तो इन सारे नगरों का निर्माण करवाया गया। और इसी के पश्चात में अगर और बात करें तो कुओं तालाबों के संदर्भ में अगर बात करें तो इनको भी कि सिंचाई की व्यवस्था को और समृद्ध बनाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण करवाया। और कहां पे करवाया? तो ये सतलज नदी पर, यानी कुछ हमारा सतलज नदी पर या कुछ हमारे अन्य जो आते हैं वो हमारी अन्य नदियों पर क्या किया गया कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया गया और कई सारे छोटे छोटे नहरों का भी निर्माण करवाया गया। किस उद्देश्य से? ताकि सिंचाई की व्यवस्था को और समृद्ध किया जा सके और किसानों को तनिक भी किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या समस्या उत्पन्न ना हो कृषि से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें ये भी बोला गया। और एक बात यहाँ पे ये बोली गई कि अभी तक किसानों को एक प्रकार का कर तो देना ही होता था कृषि से रिलेटेड, जिसको हम लोग खराज कर के नाम से जानते हैं। ये कर किसान तो देते ही थे, लेकिन अब नहरों से पानी भी लेंगे, किसान जो भी अपनी खेती करेंगे वो नहरों से पानी लेंगे। तो उसने क्या किया, एक दिमाग लगाया कि जो भी किसान अब अपनी खेती करने के उद्देश्य से नहरों का प्रयोग करेंगे या नहरों के पानियों का प्रयोग करेंगे उस सिंचाई के उद्देश्य से, तो उसके लिए भी एक कर व्यवस्था का प्रावधान किया गया। यानी अब उसके लिए भी किसानों को क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। और वो टैक्स हमारा कितना होगा? तो वो टैक्स हमारा 1/10 रखा गया, यानी टोटल जितनी पैदावार होगी उस पैदावार का 1/10वां हिस्सा क्या होगा? सिंचाई के नाम पर कर लगाया गया किसानों के ऊपर, जो कि एक प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और इस कर को नाम दिया गया हक ए सर्द के नाम से जानते हैं, हक ए सर्द के नाम से जानते हैं। ये हक ए सर्द क्या होता था? तो सिंचाई पर लगने वाला कर जो था फिरोज शाह तुगलक के समय में, उसको एक नाम दिया गया जिसको हक ए सर्द के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं, इसने काफी सारे कार्य किए अपने शासन काल के दौरान में। इसने यार काफी सारे बागों का निर्माण करवाया, लगभग 1200 या इस प्रकार बोले जाते हैं 12,000 एक प्रकार से बोले तो फलों के बागों का निर्माण करवाया। और जिसमें इसने 1000 पौधे लगवाए, यानी एक प्रकार से अगर हम बोले तो इसने क्या किया कि 12,000 क्या किया? फलों के बागों का निर्माण करवाया, यानी फलों के बागों का क्या किया? निर्माण करवाया। और इन बागों में उसने 1000 पौधे लगवाए, 1000 पौधे लगवाए। किसके? वो काफी सारे पौधे हो सकते हैं। फिलहाल बागों का जो निर्माण करवाया वो 12,000 फलों के बागों का निर्माण करवाया, जिसमें केवल और केवल फलों के पौधे ही लगाए जाते थे। और इन फलों की गुणवत्ता अच्छी हो सके, इन फलों की जो भी सारी चीजें हैं यानी क्वालिटी अच्छी हो सके, ये दिखने में अच्छे दिखें और इनको खाने में बाकायदा स्वाद आए, यानी इनको और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसने एक अनुसंधान विभाग की भी
एक प्रकार से बोले तो कई सारे अनुसंधान करवाता है, यानी अनुसंधान विभाग की भी इसने क्या की, व्यवस्था की। अब इस अनुसंधान अर्थात रिसर्च के माध्यम से ये फलों की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी और काफी सारी चीजें उन फलों के संदर्भ में रिसर्च करके बताई जाएंगी। इसी के अलावा जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी होता है उसके समय में भी 30 बागों का निर्माण करवाया गया था, जो कि फिरोज शाह तुगलक के समय में आते आते थोड़ा सा वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिस कारणवश फिरोज शाह तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के बागों को भी पुनः ठीक करने का प्रयास करता है। और इतना ही नहीं यार, ये जो हमारे 1200 किस्म के फलों के बाग थे, 1000 पौधे लगवाए गए थे, तो ये सारे के सारे कार्य किसके द्वारा करवाए गए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया उसके शासन काल में। इसके अलावा उसने और क्या कार्य किए, इसके अलावा उसने ये कार्य किया कि उसने एक प्रकार से बोले तो जिसको हम लोग ट्रांसलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं कि रूपांतरण, या इस प्रकार का एक विभाग भी बनवाया, या एक प्रकार से बोले तो कि एक अनुवाद विभाग का क्या किया, निर्माण करवाया, जिसमें कि हम लोग बोले इसी के संदर्भ में कि इसने एक अनुवाद विभाग का भी क्या किया, निर्माण करवाया, जिसके माध्यम से इसके समय के जितने भी हमारे हिंदू ग्रंथ थे या जितने भी हमारे मुस्लिम ग्रंथ थे, जिसमें यार विभिन्न प्रकार की जानकारियां देखने के लिए मिल जाती हैं, तो इसने क्या किया कि ये तो मुस्लिम था और एक प्रकार से अगर हम बोलना चाहें तो ये तुर्क मुसलमान भी था, तो जो कि हमारे इसको एक लैंग्वेज वगैरह समझने में या एक प्रकार से बोले में तो दुविधा उत्पन्न होती थी। इसी कारणवश इसने क्या किया कि एक अनुवाद विभाग का भी निर्माण करवाया, जिससे कि जो भी सारे हमारे हिंदू ग्रंथ थे वो हमारे उनको उसने फारसी भाषा में क्या किया कि उसका अनुवाद करवाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से काफी सारे कार्य जो है वो हमारे फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में करवाए गए, या इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के कार्यों की चर्चा या जिक्र इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास में इस तुगलक वंश नाम के चैप्टर में किया है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में। बाकी अगर हम लोग और बात करें तो ये जो हमारा एक प्रकार से बोले फिरोज शाह तुगलक होता है, इसके समय में जो सिक्के वगैरह चलते थे उनमें खलीफा का एक प्रकार से बोले तो चित्र अंकित हुआ करता था या खलीफा का नाम अंकित हुआ करता था। अब ऐसा क्यों होता था, क्योंकि ये अपने उलेमा वर्ग के लोगों को खुश करना चाहता था, क्योंकि इसके शासनकाल के दौरान में उलेमा वर्ग ज्यादा प्रभावित था, यानी ज्यादा प्रभाव में था। इन्हीं लोगों ने मिलकर के ही इनको क्या किया था, सुल्तान बनाया था। तो जिस कारणवश ये अपने उलेमा वर्ग को खुश करने के संदर्भ में काफी सारे कार्य करता है। सिक्कों पर खलीफा के नाम या उनका चित्र अंकित करवाता है, जो भी हमारे हिंदू धर्म के मंदिर होते हैं उनको तोड़वा देता है। हम लोगों ने एक मंदिर का नाम सुना होगा, जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, तो इस जगन्नाथ मंदिर का ये एक प्रकार से बोले तो वो इसको तोड़वा देता है अपने समय में, और तोड़वाने के पश्चात में यहाँ पे रखी हुई जो भी हमारे मूर्तियां होती हैं उन मूर्तियों को तोड़वा करके ये पानी में फेंकवा देता है। तो इस प्रकार के काफी सारे कार्य करता है ताकि वो पूर्ण रूप से अपने गुलेमा वर्ग के लोगों को खुश कर सके या प्रोत्साहित कर सके या प्रसन्न कर सके, और ये पूर्ण रूप से अपनी इस्लामिक परंपरा के अनुसार ही या इस्लामिक अनुष्ठानों के अनुरूप ही अपनी सत्ता को स्थापित करता है। और इसी के पश्चात में अगर और बात करें तो ये अपने उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए जो भी हमारे हिंदू मंदिर हुआ करते थे जो कि उस समय तोड़वा दिए गए थे, तो उनको पुनर्निर्माण करवाने के लिए ये भी प्रतिबद्धता जाहिर करता है कि ये जो हमारे मंदिर तोड़वा दिए गए हैं अब इनका पुनर्निर्माण नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसने अपने शासन काल के दौरान में काफी सारे कार्य किए, जिससे कि उलेमा वर्ग इनका काफी क्या हुआ, खुश हुआ और प्रभावित हुआ फिरोज शाह तुगलक से। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ में या टोपरा में, मेरठ में या टोपरा में एक हमारा स्तंभ स्थित था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
देखते हैं इसमें कि मेरठ में या टोपरा में, कहां पे, मेरठ में या टोपरा में जो हमारा अशोक स्तंभ क्या था, अशोक स्तंभ नाम सुना होगा, ये पहले यहीं पे स्थापित था। तो ये मेरठ या टोपरा से उठा करके कहां पे लाता है ये अशोक स्तंभ, तो इसको दिल्ली में स्थापित करवाता है। कहां पे, दिल्ली में स्थापित करवाता है कौन, फिरोज शाह तुगलक। और वर्तमान में ये अशोक स्तंभ जो स्थापित है, ये यार स्थापित है हमारे कहां पे, दिल्ली में ही। पहले कहां पे था, तो ये हमारे मेरठ में भी था और टोपरा में था। या एक प्रकार से बोले तो मेरठ के टोपरा में स्थित अशोक स्तंभ को इसने उठवा करके इसने अपने शासन काल के दौरान में क्या किया कि इसने इसको दिल्ली में उपस्थित करवा दिया। और वर्तमान की स्थिति में भी ये अशोक स्तंभ दिल्ली में ही क्या है, स्थित है। इसके अलावा अगर और बात करें तो इसके दरबार में एक हमारा इतिहासकार रहता था जिसको हम लोग जियाउद्दीन बर्नी के नाम से जानते हैं। इस बर्नी के द्वारा क्या किया गया कि बर्नी के द्वारा ये हमारा क्या था, दरबारी इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसने काफी सारे ग्रंथों की रचना की जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले तो तारीख ए जहांगीरी, तारीख ए जहांगीरी के नाम से जानते हैं, जहांगीरी के नाम से जानते हैं। और एक हमारी रचना थी जिसको तारीख ए जहांदारी के नाम से जानते हैं। और ये जो पहला था इसको फतवा ए, या एक प्रकार से बोले ये जो पहला था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फतवा ए फिरोज शाही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फतवा ए फिरोज शाही के नाम से जानते हैं। तो इसका भी रचना की जिसमें बेसिकली किसके द्वारा किया गया, तो बर्नी के द्वारा किया गया। कौन था ये, दरबारी इतिहासकार था। किसका दरबारी इतिहासकार था, तो ये फिरोज शाह तुगलक का हमारे कौन था, दरबारी इतिहासकार था। और इसी के पश्चात में फिरोज शाह तुगलक काफी यार विद्वान होता है। इसने अपनी स्वयं की एक आत्मकथा लिखी है जिसको हम लोग फुतवात ए फिरोज शाही के नाम से जानते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, फुतवात ए फिरोज शाही क्या है, ये स्वयं की आत्मकथा है। किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, क्या, फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से जानते हैं। ये फिरोज शाह तुगलक की स्वयं की लिखी हुई अपनी आत्मकथा है। और फाइनली यार काफी सारी चीजें होती हैं और फाइनली लास्ट में आकर के 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1388 के पश्चात में 2-3 साल 4 साल का गैप होता है या 5 साल का, जिसमें कई छोटे छोटे हमारे शासक आते हैं। और फाइनली 1394 में क्या होता है कि इसको याद रखिएगा, देखते हैं इसी में कि मैंने बोला कि 1388 ईस्वी में क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिलहाल में एक प्रकार से बोले तो इसकी काफी सारी रणनीति अपने शासनकाल के दौरान में 1351 से 1388 का शासनकाल, दिल्ली सल्तनत में जो भी हमारा वंश चलता है तुगलक वंश, इन्हीं वंशजों में एक वंश आता है या एक वंशज आता है तुगलकों का जिसको फिरोज शाह तुगलक के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है कि अपने शासन काल के दौरान में काफी सारे कार्यों का निर्वहन करता है, जिससे कि काफी सारे अच्छे कार्य भी करता है, जिस कारणवश इतिहासकारों ने इसको एक कल्याणकारी शासक के तौर पे या सुल्तान के तौर पे इसको संज्ञा दी है। ठीक है, फाइनली 1388 में इसकी मृत्यु होती है। 4-5 साल का गैप होता है। गैप क्या होता है कि कई छोटे छोटे शासक आते हैं या इनके कई छोटे छोटे वंशज आते हैं। और फिलहाल में ऐसा बोला जाता है कि इसी के समय से यानी इसी के मृत्यु के पश्चात से ही तुगलक वंश के समाप्ति का या पतन का दौर हमारे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हमारे छोटे छोटे शासक आते हैं, अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं, वो उतना मजबूतीकरण साम्राज्य को प्रदान नहीं करवा पाते हैं।
फाइनली 1394 में क्या होता है कि 1394 ईस्वी में हमारा आता है नसीरुद्दीन, क्या आता है, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के नाम से जानते हैं। ये आता है 1394 में। फिरोज शाह तुगलक के पश्चात में काफी सारे, ये 3-4 साल का गैप जो होता है, इसके अंतर्गत छोटे छोटे शासक आते हैं जिनका जिक्र इतिहासकारों ने उतना बेहतरीन ढंग से नहीं किया है। इस कारणवश 1394 में एक हमारा अंतिम शासक आता है इस पूरे के पूरे तुगलक वंश का, जिसको हम लोग नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के नाम से जानते हैं। ये कौन होता है, तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है। इसके पश्चात से तुगलक वंश हमारा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है, अंतिम शासक होता है ये हमारा, ठीक है। और इसी के समय में जब ये सुल्तान बनता है, दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में गद्दी संभालता है एज अ तुगलक वंश के तौर पे, तो इसी के समय में हमारा एक प्रकार से बोले तो मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोलों में एक प्रकार से बोले तो तैमूर लंग आता है। कौन आता है, तैमूर लंग आता है, जो कि तैमूर का आक्रमण होता है। और ये तैमूर हमारा दिल्ली वाले क्षेत्र पर आक्रमण करता है और काफी सारे लूट मार करता है और धन की प्राप्ति करके ये वापस पुनः अपने क्षेत्र में चला जाता है। और ये जब आक्रमण करता है उसके पश्चात में जाता है, तो इसके द्वारा जितने भी क्षेत्र हमारे जीते गए थे यहाँ पे भारत में, उसको ये अपने सेनापति, अर्थात एक हमारा इसका सेनापति होता है जो कि जिसको हम लोग खिज्र खां के नाम से जानते हैं। यानी तैमूर का जब आक्रमण होता है, तैमूर का, किसका, तैमूर लंग का आक्रमण होता है कहां पे, इसी नसीरुद्दीन के वाले क्षेत्र में जहां पे ये गद्दी को संभालता है। तो इसी तैमूर लंग की सहायता करता है युद्ध को जितवाने में या आक्रमण करने में, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसको हम लोग खिज्र खां के नाम से जानते हैं। इसको एक प्रकार से सेनापति भी बोल सकते हैं, इसके सहायक के तौर पे भी बोल सकते हैं। तो काफी सारी मदद करता है तैमूर लंग की। और एक प्रकार से जब ये सारी चीजें लूटपाट करके जाता है, उसके पश्चात में 1394 से लेकर के 1398 वगैरह में इसका हमारा एक प्रकार से बोले तो 1398 वगैरह में तैमूर लंग का हमारे क्या होता है, इस दिल्ली वाले क्षेत्र में आक्रमण होता है। क्या होता है, 1398 ईस्वी में ये विद्रोह करता है या संघर्ष करता है दिल्ली वाले क्षेत्र में। और 1398 के पश्चात से ये नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का जो भी शासन काल होता है, ये इतना कमजोर हो जाता है इसका शासन काल कि फाइनली एक प्रकार से बोले तो इसका या इस वंश की समाप्ति एक प्रकार से होने वाली होती है। यानी नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक एक प्रकार से बोले तो काफी कमजोर पड़ जाता है, इसका शासनकाल काफी कमजोर पड़ जाता है, जिससे कि यार काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और फाइनली लगभग खींच करके ही या किसी प्रकार के कठिनाई से किसी प्रकार की दुविधा समस्या उत्पन्न होती है, तो बड़े कठिनाइयों का सामना करते हुए लगभग 1412 तक, कब तक, लगभग 1412 ईस्वी तक ये किसी प्रकार से संघर्ष करते हुए अपने साम्राज्य को लेकर के जाता है या बढ़ा करके जाता है या इस गद्दी को संभालता है किसी प्रकार से कठिनाई पूर्वक 1412 तक। इसके पश्चात में ये भी यार उतना मजबूत शासन स्थापित नहीं कर पाता है, जिससे कि ये जो हमारा खिज्र का होता है, तैमूर लंग के द्वारा जितने भी क्षेत्र हमारे जीते गए थे, लाहौर का, मुल्तान का, दीपालपुर का, ये सारे क्षेत्रों को जब ये खिज्र खां वापस जा रहा होता है, तो अपने सेनापति अर्थात खिज्र खां को ये सारे क्षेत्र सौंप देता है। और फिलहाल में इन्हीं सारे क्षेत्रों में एक नए वंश की स्थापना करता है खिज्र खां, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग यानी 1414 ईस्वी में इसकी जब मृत्यु होती है, तो यहीं पे 1414 ईस्वी में तैमूर लंग खिज्र खां एक हमारे नए वंश की स्थापना करता है, जिसको हम लोग सैयद वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में ये 1414 ईस्वी में खिज्र खां हमारे
एक प्रकार से बोले तो ये इसकी स्थापना कर देता है सैयद वंश की। तो फिलहाल में काफी सारी चीजें होती हैं इस तुगलक वंश के संदर्भ में, और काफी सारी बातों का जिक्र भी किया है इतिहासकारों ने इस तुगलक वंश के संदर्भ में और इसके विभिन्न शासकों के संदर्भ में, इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के माध्यम से, कि इस पूरे के पूरे मध्यकाल के दौरान में तुगलक वंश के या वंशजों के तौर पे कौन कौन से शासक हमारे इस पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं या अपने आप को सुल्तान घोषित करते हैं, अपने आप को एक प्रकार से बोले तो काफी सारा जिक्र किया है उन्होंने, खलीफा घोषित करते हैं, काफी सारी बातें हुई। ठीक है, तो फिलहाल में ये था हमारा पूरा का पूरा तुगलक वंश, उससे जुड़े हुए विभिन्न शासकों के संदर्भ में या उनके वंशजों के संदर्भ में जो भी सारी बातें थी हम लोगों ने आपके समक्ष काफी सारी बातों का जिक्र किया और इतने बेहतरीन ढंग से किया कि अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या कोई समस्या अगर उत्पन्न होती है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग यार कमेंट क्वेरी करोगे, हम आपकी सारी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम होता है तो आप लोग यार क्वेरीज करोगे। इसके पश्चात में हम लोग स्टार्ट करेंगे यानी दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में जो भी हमारा चौथा वंश आता है जो कि इस पूरे के पूरे दिल्ली वाले क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित करता है, एज अ सुल्तान के रूप में शासन करते हैं, वो आते हैं सैयद वंश में। और सैयद वंश बेसिकली हमारा छोटा सा ही कार्यकाल होता है, तो उसको भी हम लोग यार ज्यादा नहीं, छोटा सा ही है तो उसकी जिक्र हम लोग कर देंगे। और बाकी जो इम्पोर्टेंट है हमारा लास्ट आता है लोधी वंश, उसको हम लोग बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे फिलहाल में उसको भी यानी एक प्रकार से जो सैयद वंश है पढ़ेंगे उसको भी, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाते हैं। इस कारणवश मैंने बोला कि ये थोड़ा सा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसकी अपेक्षा हमारा जो भी हमारा लोधी वंश या ये अन्य जो वंश हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं इनकी अपेक्षा में। ठीक है, तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में किसी नए चैप्टर में, अर्थात सैयद वंश को लेकर के आपके समक्ष हम फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की तरफ दिन प्रतिदिन अग्रसर रहें। ठीक।